विचार है, दोस्तों को हमेशा उनके कर्मों से परखना चाहिए अपितु उनके शब्दों से। जी हाँ दोस्तों, शब्द हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे इमोशंस, हमारे भाव को प्रकट करते हैं। और हर वक्त हम सही भाव, सही विचार में हो, ये सही बात नहीं है और ये पक्की बात भी नहीं है कि हम हमेशा एक जैसा व्यवहार करें। इसीलिए हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, उस पे विचार करके हमें हमेशा अपने दोस्तों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि शब्द कभी ना कभी ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। और जब हम सामने वाले को इस प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, तो वो विचार खुद ब खुद हमारे अंदर भी आ जाएंगे। और ये बात महान है, और ये बात महान तब और हो जाती है जब ये हमारे आचरण का हिस्सा बन जाती है। और इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का कि आज के दिन क्या है खास बातें जो इस दिन को और खास बनाती हैं। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। पोलियो चक्र 7 अप्रैल 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1970 में असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत का उत्तर पूर्व मेघालय को स्वशासित राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। और इसी प्रकार छोटी छोटी रियासतें जो भारत की आजादी के वक्त खुद ब खुद अपने आप में एक देश की तरीके से होती थी, वो कैसे आपस में जुड़ी अलग अलग प्रकार से। और आज हमारा विशाल भारत हमारे सामने है, जहां हम बेझिझक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कार्य करते हैं और राष्ट्रीयता की भाव अपने अंदर रखते हैं। और उसी के साथ दोस्तों, आज ही के दिन सन 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। और ये इस बात का उदाहरण है कि भारत न केवल इस विश्व में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में समय पर अपना छाप छोड़ता रहता है। और आज ही के दिन दोस्तों 2011 में भारत ने दूसरी बार एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और भारत का जीत का परचम किस प्रकार पूरे विश्व में लहराता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है और हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे अवगत हैं। और वक्त हो चला है जानने का कि कौन सा ऐसा विचार है जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है। और उसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे। तो हमारे प्रश्नों का और उनके उत्तर का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा, लेकिन इन प्रश्नों में केवल मेरे प्रश्न नहीं होंगे, आपके भी प्रश्न जुड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले चलिए चलते हैं, जानते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। पोलियो चक्र 7 अप्रैल 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राज्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
हमारा आज का मुद्दा है रंगमंच और हम सब की जिंदगी ढेर सारे रंगों से भरी हुई है और ये रंग हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे जो भाव हैं उनको प्रकट करते हैं। और इतने सारे जहां भाव होंगे, जहां व्यवहार होंगे, जहां कहानियां होंगी, उसके लिए एक मंच सुनिश्चित करना तो अनिवार्य होता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे और आप भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे नंबर इस प्रकार हैं 052222888698, 052222205756। और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट ललित पुखरिया जी, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पुनीता अवस्थी जी, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। मैम, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप दोनों रंगकर्मी हैं और किस प्रकार रंगमंच के रंग लोगों तक पहुंचाने हैं, इससे आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे। तो पुनीता मैम जी, जो पहला प्रश्न बनता है, जितने भी लोग आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रंगमंच क्या है, किस प्रकार हम रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम किसी पात्र को लेकर के अपने भाव प्रकट करते हैं मंच के ऊपर। इसमें मुख्यतः संवाद होते हैं, गीत संगीत का भी समावेश हो सकता है आवश्यकता अनुसार। मुख्यतः क्या होता है कि हम एक पात्र ले लेते हैं, उस पात्र को या उस किरदार को हम जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, सबकी पर्सनालिटीज अलग है, सबका व्यवहार, बात करने का तौर तरीका सब एकदम भिन्न होता है। ईश्वर की रचना ही कुछ ऐसी है कि इतनी भिन्नता ईश्वर ने प्रदान की है, एक होके भी काफी अनेकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि कोई ना कोई चीज हमें कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है। किसी का हंसने का स्टाइल, किसी के बात करने का तरीका, किसी का बोलने का तरीका, तो भाव प्रकट करने का तरीका भी हर व्यक्ति का भिन्न होता है। तो कोई पात्र किसी कहानी में है, उसको हमने लिया और उसको हमने मंच पर प्रकट करने का प्रयास किया जी। तो उसमें मुख्यतः तो हम संवाद, जो कि पहली चीज है, कम्युनिकेशन, बातचीत करके हम प्रकट करते हैं। फिर उसमें हो सकता है कि उसकी नाराजगी प्रकट हो, उसका प्रेम प्रकट हो, उसका विलाप प्रकट हो। जो भी भाव हमारी दैनिक जिंदगी में आते हैं, वो भाव हम विभिन्न तरीके से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। और उसमें कभी कभी कॉमिक हो जाता है, हास्य हो जाता है, तो उसके लिए हास्य वाली स्थिति उत्पन्न होती है या उस तरीके की बातें होती हैं। तो एक दर्शक जब उसको देखता है, एक संपूर्ण प्रतिक्रिया उसकी होती है कि किस तरीके का कलाकार था, क्या प्रकट किया, कैसे प्रकट किया, और उसी का इम्पैक्ट जो है उसके व्यवहार, उसके विचारों पे भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। पुनीत ललित सर जी, जिस प्रकार मैम ने जो है एक परिभाषा बताई, ठीक, ये तो एक परिभाषा थी जो हम एक आम इंसान के लिए समझ सकते हैं, और रंगमंच आम इंसान से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आप भी बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, आपका बहुत बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, तो वो किस प्रकार हो? वैसे तो बहुत अच्छी बात आपने कही। वैसे तो रंगमंच को किसी तकनीकी परिभाषा में बांधना मुश्किल है, क्योंकि मैं बता दूं, जिस तरह से वेद ब्रह्म की व्याख्या करते समय कहते हैं कि नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उसी प्रकार से नाटक के संदर्भ में भी बात हो सकती। फिर भी आचार्य भरत मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र में जब उसकी व्याख्या करी, तो कहा है कि सर्व ज्ञान संपन्नम सर्व शिल्प प्रदर्शकम इति नाट्यम, यानी कोई भी चीज संसार के, कोई भी ज्ञान, कोई भी शिल्प ऐसा नहीं बचता जो कि नाटक में समाहित ना हो। और मैंने भी अपने छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए एक परिभाषा गढ़ने का पिछले कई वर्षों में प्रयास किया है, वो मैं जरा यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जीवन और संसार से संबंधित किसी भी भाव, विचार या क्रिया को किसी निश्चित समय और स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिनेताओं के माध्यम से सृजनात्मक तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ये नाटक है। बिल्कुल। और आज के समय पे तो नाटक, ड्रामा जो हम रंगमंच बोलते हैं, वो तो बहुत सारी कहानी और भाव लेके है। लेकिन इसकी शुरुआत, जिस प्रकार आपने कहा कि नाट्य शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो क्या उद्देश्य था उस चीज का, और किस प्रकार इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं? देखिए, पूरे संसार में अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी अपनी अपनी शास्त्रीय नाटकों की परंपराएं, अलग अलग कारण हैं। लेकिन शुरुआत जब भी हुई, उसके कारण यही रहे कि मानवीय संवेदना का संरक्षण हो, कलात्मकता के साथ दर्शकों की रस निष्पत्ति हो, उनके मन का संस्कार हो,
सकारात्मकता की ओर व्यक्ति भी बढ़े, समाज भी बढ़े, इसके लिए जीवन और संसार से जुड़े हुए किसी भाव और विचार को दर्शकों के सामने प्रकट करने की परंपराएं भारत में भी शुरू हुई, यूनान में भी शुरू हुई। अच्छा, भारत का मैं संदर्भ लेते हुए मैं कहता हूँ, यूनान की बात तो अलग अध्येताओं के लिए है। जी बिल्कुल। जब हमारे वेद उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें सृष्टि और जीवन को लेकर गहन ज्ञान की जो है उसमें व्याख्या की गई, ताकि समाज आगे आने वाले अनंत काल तक बिल्कुल एक सकारात्मक दिशा में चलता रहे। लेकिन इतना होने के बावजूद जब समाज में विकृतियां, लोभ, क्रोध, मोह, वैमनस्य, ईर्ष्या, इस प्रकार के दोनों उत्पन्न होने लगे, तो ऋषियों को चिंता हुई। उन्होंने कहा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गरीब हैं जो शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं, और दूसरे वर्ग के लोग उनको सताते रहेंगे। तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कहा कि नहीं, ऐसा कोई कलात्मक माध्यम होना चाहिए जो जीवन और संसार को लेकर जो सच्चा ज्ञान है वो भी देता रहे, और हर वर्ग का आदमी उसे सुनकर, देखकर ग्रहण भी करता रहे। तो नाटक की परंपरा शुरू हुई। अरे वाह। और इस प्रकार आज हम नाटक को, ड्रामा को अपने मनोरंजन का न केवल एक साधन समझते हैं, बल्कि अपने विचार और व्यवहार को बड़े अच्छे तरीके से उस पर्दे पे देख के जी भी लेते हैं। मैम, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। जब हम रंगमंच की बात करते हैं, आपका अनुभव बहुत विशाल है, और रंगमंच को हमेशा उसके आर्टिस्ट के तरफ से ही देखा और समझा जाता है, क्योंकि अगर जो कलाकार है वो अपनी कला का प्रदर्शन सटीक तरीके से ना करे तो पीछे जितनी भी प्रेपरेशन होती है वो शायद थोड़ी सी बेमानी हो जाती है। तो आपको किस प्रकार एहसास हुआ कि आप रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, और आपका अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली ऐसा होता है कि ये कला जो है शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं होती है, और जब समय मिलता है, जैसे कहते हैं ना कि बीज धरती में हर जगह है, लेकिन जब 2 बूंद छींटे पानी की पड़ी और हल्की सी धूप मिली, हल्का सा हवा चली, तो वो प्रस्फुटित हो गया। तो ये बीज जो है, फेवरेबल कंडीशंस का होना, एग्जैक्टली फेवरेबल कंडीशंस। तो जब कभी ये अवसर मिलता है तो फिर इसको पनपने में देर नहीं लगती। तो मुझे याद है कि स्कूल टाइम में जब कभी मौका मिलता था, हम सबके यहाँ कल्चरल फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो उसमें ड्रामा भी होता है, डांस भी होता है, म्यूजिक भी रहता था। तो मुझे शायद ड्रामा ने आकर्षित किया, तो मैंने प्रयास किया थोड़ा बहुत स्कूल लेवल पे करने का, और अच्छा लगा। पहली चीज थी कि आप इसको एंजॉय करें, ये पहली चीज है। जब आपको इसमें आनंद आएगा तब आप इसको भरपूर तरीके से कर सकते हैं, और तब वो आनंद आप संप्रेषित कर सकते हैं मंच पर, ताकि जो दर्शक है उसको भी उसी आनंद की अनुभूति हो। जी। तो स्कूल लेवल पे पहले मैंने इसका प्रयास किया, स्कूल लेवल से थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा फिर इसका विस्तार हुआ, जैसे आकाशवाणी से जुड़ा हुआ, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ा हुआ, दूरदर्शन के लिए थोड़ा बहुत काम किया, मंच उसके साथ रंगमंच चलता ही रहा, क्योंकि जो जीवंतता रंगमंच में हासिल होती है और जो संतुष्टि मिलती है वो अन्य विधाओं में कम प्राप्त होती है। तो बस ये फिर चलता रहा सिलसिला, और उसमें फिर जब अलग अलग किरदार निभाने का अवसर मिलता है तो उसका अपना अनूठा आनंद रहता है। कभी किसी वयोवृद्ध महिला का पात्र किया, कभी किसी नाराज महिला का किया, कभी कोई आक्रोशित महिला का, या कभी कन्या थी, उसके मन के विचार प्रकट किए अलग अलग तरीके से उम्र के हिसाब से। तो अलग अलग किरदार जिए हैं और उसका अपना आनंद है। बहुत खूब। और ललित सर जी, जिस प्रकार मैम ने अपना एक विचार और अपना एक अनुभव हमसे शेयर किया, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर आप मेरा विचार मैं प्रकट करने की कोशिश करूं तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो इस प्रकार है क्योंकि एक शब्द है अंग्रेजी का जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कि अपने आप को दूसरे के जूते में रख के देखना और समझना कि उसका व्यवहार, उसका आचरण, वो जिस परिस्थिति में भी है वो कैसे होगा। और जब हम इतने सारी कलाएं, इतने सारे जो अलग अलग किरदार हैं, जब वो निभाते हैं तो शायद हम उन चीजों को, उन पल को जी भी लेते हैं। तो क्या इनको जीते वक्त कई बार हम अपने आप को भी पीछे छोड़ देते हैं? आपका भी अनुभव बहुत विशाल है। वो छोड़ना ही पड़ता है। देखिए, जब कभी हम खुद को भी मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी का नैसर्गिक हिस्सा नहीं है जी। हम अपनी जिंदगी से जुड़े हुए किसी भाव, विचार या परिस्थिति का पुनर्प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उस समय वो हमारे साथ नहीं हो रहा होता है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो एक कलाकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? वो तो देखिए, चुनौतीपूर्ण भी है और नहीं भी है। क्यों?
जी, क्यों? ये एक ही समय पे बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। क्यों? क्योंकि अभिनय मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति, ये 7 नैसर्गिक गुण अपने आप से विद्यमान है भीतर। तो अभिव्यक्ति का एक हिस्सा अभिनय भी है। लेकिन जब इस अभिनय को निश्चित समय और स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए पुनर्प्रदर्शित करना पड़ता अपने शरीर के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ी कलात्मक गहनता, सूक्ष्मता, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और दार्शनिकता से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये कठिन भी है। लेकिन किसी के स्वभाव में ये अंतर्निहित होता है, किसी को अपनी प्रवृत्ति विकसित करनी पड़ती है। प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल। और इस प्रवृत्ति को हम कैसे जान सकते हैं? इसको जानने के लिए फिर अपने आप को डालना पड़ता है। अपने आप को डालना पड़ता है उन परिस्थितियों में। जब हम नाटक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं अभिनेता का, तो व्यक्तित्व के 4 आयामों में काम करते हैं जी। मन, मस्तिष्क, वाणी और शरीर। वाणी और शरीर भौतिक उपकरण है, इनकी तैयारी हार्डवेयर है। हार्डवेयर है आज की भाषा और में। मन और मस्तिष्क सॉफ्टवेयर उनका सॉफ्टवेयर है। तो उनका मन coordination मस्तिष्क का एक बहुत विराट फलक है। पूरा मनोविज्ञान ज्ञान वहाँ है, पूरा चिंतन वहाँ है, पूरा विश्लेषण वहाँ है, अनुभूति की एक बहुत बड़ी दुनिया है। उसकी भी मानसिक तैयारी करनी पड़ती है। अगर वो प्रवृत्ति में नहीं है, उसके लिए तमाम अभ्यास होते हैं। और ये अभ्यास भी ऊपर से लादे नहीं जा सकते जब तक कि आप खुद प्रेरित ना हो। लेकिन कोई बहुत जड़ आदमी भी है और करना चाहता है, तो उसमें लगन हो तो वो कर सकता है। बिल्कुल। तो अंत में जो एक कंक्लूजन हमारे पास निकलता है वो ये है कि लगन से अगर हमारी प्रवृत्ति में रेंज ऊपर नीचे भी है तो हम उसको फोकस कर सकते हैं। मैम, आपने इस प्रकार बताया कि स्कूल में ही आपको एहसास हो गया था कि ड्रामा ने, नाटक ने जो है आपको आकर्षित किया था, खींचा था। तो किस प्रकार जो है आपको लगता है कि बाकी लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, किस प्रकार के गुण वो अपने अंदर एनालाइज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आगे आए, तो आप थोड़ा सा प्रयास करें और प्रयास करके हिचक छोड़ दें। थोड़ा सा हिम्मत रखें कि ये काबिलियत आपके पास है और इसमें फिर अगर आपकी काबिलियत है तो प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है एक आध बार जैसे कि मंच पर जाने में थोड़ी सी झिझक होती है, हर एक के लिए आसान नहीं होता है। कभी कभी महसूस होता है जैसे बहुत पसीना आ रहा है, हाथ पैर ठंडे हो गए। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि आप एक नई परिस्थिति में हैं तो शरीर उसके लिए रिएक्ट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो शरीर का ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएंगे। आपके लिए ये डे टू डे एक्टिविटी हो जाएगी कि अरे इसमें क्या है, इसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। ये झिझक जब आपकी हट गई तो आप खुलकर मंच पर आएंगे। बिल्कुल। लर्निंग का, सीखने का एक प्रोसेस होता है। सब जगह नाटक ही है। नहीं जुड़ पा रहा है, उसका उत्तर भारत के राजनीतिक जो हमारे तमाम पिछली शताब्दियों की परिस्थितियां हैं वो उसकी वजह हो सकती हैं, और जो जीवन संघर्ष की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। इसलिए जो स्टेज से जुड़े हुए कलाकार हैं वो जीवन की दूसरी समस्याओं से जूझने के लिए रंगमंच को उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में, जिस स्तर पर अन्य विधा के कलाकार करते हैं, संगीत के कलाकार कर रहे हैं या नृत्य के कलाकार कर रहे हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमारे रंग कर्मियों में तकनीकी या उनके कौशल संबंधी कमजोरी ये एक हो सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण उत्तर भारत के या और समाज के दूसरे लोगों के सामने जीवन की जो दूसरी परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, उसके बीच से उनके लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है। दूसरा कारण ये है। फिर भी हमें आशान्वित हैं, हम तो ये रंगमंच में जुड़े हैं, तो लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसे प्रयास होते रहेंगे कि आम जनमानस को जोड़ा जा सके। बिल्कुल। और हालांकि जब हम संचार की बात करते हैं और जनसंपर्क की बात करते हैं तो जितना व्यक्ति का एक दूसरे से मेल मिलाप होके विचारों का, व्यवहार का आदान प्रदान होता है, उसका इम्पैक्ट मानव पर उतना ही ज्यादा होता है। और हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है जानने का कि ये इतिहास, ये जो हमारा इतिहास रहा है रंगमंच का, वो हमारे इतिहास के पन्नों के साथ किस प्रकार जुड़ा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं छोटी सी झलकी वैष्णोजन की।
के लिए बस कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे, जा। अरे गांधी जी का वो भजन याद है? घर में जाकर वही प्रैक्टिस करना आज। था कि रंगमंच उनके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन केवल कलाकार और अभिनय करना ही रंगमंच का एक स्कोप नहीं है। उसके अलावा भी तमाम कार्य होते हैं जिनके माध्यम से हम रंगमंच से जुड़ सकते हैं। वो क्या कार्य है और किस प्रकार, क्या अलग अलग विभिन्न प्रकार है जिनसे हम रंगमंच के साथ जुड़ सकते हैं? जी, ऐसा है, हम रंगमंच के किसी भी प्रकार से जुड़े, हम रंगमंच की एक समग्र आत्मा को हमें समझना होगा जी, उसके उद्देश्य को समझना होगा, उसकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को समझना होगा जी। हालांकि उसमें तमाम विधाएं हैं, लेखन भी हो सकता है, निर्देशन भी हो सकता है, लाइट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन और सेट डिजाइन, ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। और लेकिन हमें इससे पहले किसको समझना होगा? मूल को समझना होगा। बिल्कुल। जैसे पेड़ की पत्तियों और फलों को देखकर, गिनकर हम उसके बीज को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। बीज में तो हमें हर किसी भी कीमत पर जाना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी विधा में आप आए, मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कैरियर बनाने के उद्देश्य से पहले ही आकर हम रंगमंच नहीं सीख सकते।
जी। कला विधा में जो भी लोग जाते हैं, जब हम शास्त्रीय संगीत की साधना में जाते हैं, स से शुरू करते हैं, क्या उसमें बच्चे के दिमाग में कैरियर होता है? कैरियर तो जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जब हम कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तब कैरियर की संभावनाएं, कला के प्रदर्शन से शायद करियर जुड़ जाएगा, तब बाद में जुड़ेगा। लेकिन पहले तो कला आना अनिवार्य। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, एकलव्य को हम सभी लोग जानते हैं। जी। धनुर्विद्या उसने जब शुरू की, गुरु द्रोणाचार्य किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण उन्हें शिक्षा नहीं दे सके, उन्होंने अपने दम पर शुरू किया। एक 10-12 साल का बालक रहा होगा, क्या उसके दिमाग में कैरियर बनाना रहा होगा? बिल्कुल नहीं। कैरियर बनाना रहा होता तो सही प्रशिक्षण नहीं ले पाता। वो खुद के काम को उसने गुरु मानकर विकसित किया। ट्रेनिंग तो जरूरी है, ट्रेनिंग या तो संस्थान से मिलेगी, या गुरु से मिलेगी, या आपके अपने काम से मिलेगी। आप काम को गुरु की हैसियत से देखिए, उसको करिए, तब आप निपुणता हासिल करेंगे। जब निपुणता हासिल करेंगे तब करियर बनाने की बात सोची जा सकती। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तब भी। बिल्कुल। और करियर तो शायद एक ऐसी चीज है जो आज है या कल नहीं है, उसका एक उम्र होती है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि वो ऊपर उठेगा और एक वक्त के बाद नीचे आ जाएगा, लेकिन कला एक ऐसी चीज है जो ना केवल हमारे अंदर होती है बल्कि वो हमें किसी को सिखा भी नहीं सकते, वो केवल हमारा अपना है। और जिस प्रकार हम बोलते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसी प्रकार कला भी बांटने से विकास करती है, आगे बढ़ती है। और जब हम कला की बात कर रहे हैं मैम, तो रंग मंच और उसके रंग की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कितने रंग हैं रंगमंच के, कैसे जुड़े हैं ये आपस में? मुख्य तौर पे जैसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम मोटा मोटी तौर पे कहते हैं दुख और सुख, या तो हम दुखी हैं, या अगर कोई दुख नहीं है तो हम सुखी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ रंगमंच पर भी होता है कि कॉमेडी है और ट्रेजेडी है। बाकी इसके विभिन्न शेड्स आप देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दुखांत है या सुखांत है। तो उसमें कॉमेडी भी आ जाती है ना, उसमें अलग तरीके के सब रूप आ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कॉमेडी और ट्रेजेडी दो मूल रूप से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कॉमेडी की बात हुई है मैम, तो अगर कॉमेडी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा अगर आप हमें प्रस्तुत करके दिखाए। हाँ, कॉमेडी क्या है, ज्यादातर जैसे परिस्थिति जन्य हो सकती है जी। हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अभी हाल में हमने रंगमंच पर एक प्रस्तुति दी थी जिसका ताजा वो दिमाग में है जी। उसमें कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे जो पति हैं, हम लोग थोड़ा सा उम्र दराज हैं और वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। आप कहो कुछ और वो सुनते और समझते कुछ है। तो नेचुरली है कि कॉमेडी उत्पन्न होती है। बिल्कुल। और खास बात ये थी कि ये नाटक अवधि में था। हाँ। और अपने समय में आकाशवाणी से ये बहुत प्रचलित हुआ था। जी सर, आपको याद होगा, मुझे लगता है लेट, शायद हम लोग बहुत छोटे थे, लेट 60s या अर्ली 70s की बात रही होगी। रमई काका के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे चंद्रभूषण त्रिवेदी जी। उनकी लिखी हुई और ये प्रस्तुति होती थी, और खास अवधि डायलेक्ट में थी। और उसमें स्थिति यही थी कि वो ऊंचा सुनते हैं, और उसमें कुछ सटायर भी होते थे, बहुत हल्के फुल्के, जो कॉमिक होते थे, हास्यास्पद होते थे। और स्थिति ऐसी हो जाती थी कि कॉमेडी अपने आप उत्पन्न हो जाती थी। और उस वक्त की बात है जब केवल आकाशवाणी ही एक माध्यम था। हर घर में रेडियो सेट होता था और दूरदर्शन या टेलीविजन का, दूरदर्शन तो बाद में आया, सबसे पहले तो दूरदर्शन, हाँ, टेलीविजन का आगमन नहीं हुआ था। तो हर घर में व्यक्ति इतना जुड़ा था उनसे, रमई काका से, कि हर एक को डायलॉग याद हो गए थे। तो वो घर घर में बोले जाते थे, और वैसे घर में हंसी ठिठोली में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जी। तो मुझे एक स्थिति याद है कि जो दाई हैं, यानी कि जो काकी हैं, वो काका बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने। तो काका कहते हैं कि ला, हम बाजार जा रहे हैं, हम कुछ ले आते हैं सामान, सब्जी वगैरह। तो तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बता दो, जो कि आमतौर पर घर में होता ही है। तो काकी कहती है कि हमें खटाई डालनी है, तो तुम जरा सा हमें कलौंजी ला देना। हाँ। अब चूंकि काका जो है वो ऊंचा सुनते हैं, और काका बड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि हाँ, हमको तो सब सुनाई पड़ता है, तुम जोर से क्यों चिल्लाती हो जब तुम, काकी बोलती हैं जोर से। हाँ। कि ये सुन ले, समझ ले। तो हाँ। काका कहते हैं कि हम कोई बहिर थोड़े हैं। ठीक है। तो और ये भी है कि तुम बहुत चिल्लाती हो, जोर से बोलती हो, हमको तो सब समझ में आ रहा है। हाँ। और काकी कहती है कि तुम कलौंजी ले आओ तो हम खटाई डाल लेंगे। तो काका लौट करके आते हैं, तो नतीजतन आप समझ सकती है क्या होता है, वो चिरौंजी लेकर के आ जाते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि देखो तुमने चिरौंजी मंगाई थी, हम चिरौंजी लेके आ गए, हम तुम्हारी सारी बात मानते हैं। बिल्कुल। और सारा तुम्हारा काम पूरा कर देते हैं।
तो वो कुछ यूं होता है कि काका चिरौंजी लेके आ गए और उन्होंने काकी को चिरौंजी की पुड़िया पकड़ा दी। अब काकी का रिएक्शन, तो काकी कहती है कि यूं का है, कल देखो तुम चिरौंजी मंगाए रहो, हम चिरौंजी लाए दें। तो काकी कह रही है कि अरे दैया ये चिरौंजी को मंगाइस रहे, अरे दादा देखो आती देर से हम बैठे न है कि वो कलौंजी लेके आवे तो हम खटा इधर है, आती देर में भौरे है तो लेके धरे है चिरौंजी, कहो का करी, अरे हम कलौंजी मंगावा रहे कलौंजी और तुम लेके धरे हो चिरौंजी। तो बिल्कुल इस बार खटाई शायद कलौंजी की जगह चिरौंजी से बच जाएगी। तो अब खटाई की जगह हमें लगता है खीर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ही होता है कि कॉमिक कुछ ना कुछ स्थितियां तो ये कॉमिक भी तो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं ना, बिल्कुल इसलिए ऑब्जर्व करना और आसपास की परिस्थितियों को किस प्रकार अपने अंदर हम समाएं वो शायद बहुत अनिवार्य आवश्यक हो जाता है। और हर व्यक्ति अगर मैं चाहूँ तो इसी बात को और जोड़ दूं, जी जी, एक ही समय पर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न व्यक्ति की मनोदशाओं के हिसाब से एक ही चीज कॉमेडी हो सकती है, वही चीज ट्रेजेडी हो सकती है। तो अगर मैं जरा सा इसका पोर्ट्रेल देना चाहूंगा, है ना, मान लिया मैं बहुत हड़बड़ी आदमी हूँ और सवेरे कहता हूँ चाय बनी नहीं अभी तक, और उन्होंने कहा चाय टेबल पर रखी तो है, देखे और मैं आया अरे रखी तो है, और जो है अरे तो उन्होंने कहा चाय गर्म होती है आपने ऐसे पी क्यों ली, ये कॉमेडी। लेकिन मैं कहूँ मुझे बड़ी देर से दिक्कत है, मुझे चाय चाहिए, अरे हाँ ऐसे में अगर मैं जल जाऊं तो आपको हंसी नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी, क्यों ये व्यक्ति परेशान है, दुखी है, इसके साथ कोई मिसहैपनिंग ऐसी हो रही है नहीं। लेकिन हड़बड़ी कुछ जो है जल्दबाजी में बेवकूफी में आदमी के ऊपर कुछ हो रहा है तो आपको हंसी आ सकती है। बिल्कुल एक ही चीज को लेकर हालात और परिस्थिति जो है और मनुष्य की अपनी मानसिकता, बिल्कुल मानसिकता, हालात और परिस्थिति आपस में मिला के कॉमेडी या ट्रेजेडी दोनों को एक वक्त पे एक समय पे दर्शा सकते हैं और इस दर्शाने की कला को ही रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि अब समय आ गया है कि ये रंगमंच की जो प्रस्तुति है वो हम किसी माध्यम के थ्रू दिखाते हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि आकाशवाणी एक माध्यम बना था जहाँ पे हम वॉइस ऑडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते थे, और आज हमारे एक समय आ गया है जहाँ हम डिजिटली बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, टीवी है, हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा सा पर्दा थिएटर होता है जहाँ हम पर्दे पे जाके अभिनय देखते हैं। तो जब हमारे पास तकनीकी विकास इतना ज्यादा हुआ, मैम आपको क्या लगता है कि इस तकनीकी विकास में रंगमंच अभी कहाँ पे है? रंगमंच तो देखिए बहुत तरक्की तो कर रहा है, लेकिन हर स्टेट में इसकी स्थिति अलग अलग है। जी, कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें बहुत आगे हैं, जहाँ पे बहुत मेहनत से प्रोफेशनली लोग लगे रहते हैं और उतना ही रिस्पांस थिएटर्स जैसे आप गुजरात में देख ले या महाराष्ट्र में देख ले तो इतना अच्छा काम है कि ऑलमोस्ट लाइक अ फुल टाइम करियर पॉपुलर है। आई थिंक कि बंगाल में भी ये जो काफी पॉपुलर है, बंगाल में भी है। और जैसे वहाँ पे हम लोग के सिनेमास के टिकट बिकते हैं और शाम का शो फुल रहता है, आप कोई नई फिल्म आती है इवनिंग शो के आप जाते हैं और देखते हैं कि हाउसफुल है, आज यहाँ टिकट नहीं, कहीं और ट्राई करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी स्थिति क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि थिएटर के साथ है? नाटक के बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, उनकी पब्लिसिटी की जाती है जस्ट लाइक फिल्म्स जी, और उसमें लोग जानते हुए कि ये किसका प्रोडक्शन है, इसमें कौन सा आर्टिस्ट है, कौन सा कलाकार काम कर रहा है, लोगों के फेवरेट आर्टिस्ट भी है, उसकी अपनी ऑडियंस है, उसकी अपनी सिलेक्ट ऑडियंस है जो शाम को रंगमंच प्रेफर करते हैं। वो देखते हैं कि कौन से रंगशाला में आज कौन सा नाटक चल रहा है और इसमें कौन पात्र प्ले कर रहा है, और वो जाते हैं। और शाम को अगर आप देर से पहुंचे तो आपको टिकट नहीं मिलता, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, और उसको उसी स्तर पे किया भी जाता है, प्रोफेशनली उसको इतना अच्छा किया जाता है। और थोड़ा सा हमारे उत्तर प्रदेश में अभी हम कहीं पीछे हैं सही बात है, लेकिन हमको ये चाहिए कि हम देखें और सीखें और थोड़ा सा हम उससे इम्बाइब करें, मैं और थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएं इससे। बिल्कुल। और शायद हमारे भारतवर्ष की यही एक खास बात है कि हर राज्य दूसरे राज्य से कुछ ना कुछ सीख के एक दूसरे के विकास में जुड़े रहते हैं। सर मैं इसी बात को हाँ और उससे व्यापकता से कहना चाहूंगा, जैसा कि मैम ने कहा बहुत सही बात कही, और राज्य हैं उनकी सांस्कृतिक जड़ों में शताब्दियों से रंगमंच है, उनकी संवेदनाओं और कलात्मक चेतना से सृजनात्मकता से घुला मिला है, तो वो लोग बेहतर दृष्टि बेहतर पर्सपेक्टिव में काम करते हैं। उत्तर भारत में भारतेंदु युग से हिंदी रंगमंच का प्रादुर्भाव होता है, उससे पहले तमाम परिस्थितियों की वजह एक तरह से वैक्यूम सा आता है, जिस वजह से हम उस भावपरक दक्षता से तकनीकी दक्षता के साथ
काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, दूसरी बात ये समझनी चाहिए, फिल्म हो या टेलीविजन हो, हर या थिएटर हो, हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज, हर एक अपनी दिशा में सही काम कर रहा है, ठीक है ना। हम एक दूसरे के कंपैरिजन में हो ही नहीं सकते। हम मंच अच्छा करें या टेलीविजन आ गया तो इसका मतलब थोड़ी टेलीविजन की जो तकनीकी परिभाषा है वो हम मंच पर उतार लें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कहानी और कविता है, कहानी को कहानी अच्छा रहना चाहिए, कविता को कविता अच्छा रहना चाहिए। उसका रस है वो लोगों तक पहुंच पाए। हम कहें नहीं वो तो कविता अच्छी है इसलिए हम कहानी बदल के कविता कर दें, नहीं। तो किस प्रकार की तकनीक रंगमंच में इस्तेमाल होती है? हालांकि टीवी इंडस्ट्री की तकनीक से तो हम कभी वाकिफ हैं और शायद उसकी पढ़ाई भी होती है अलग से। रंगमंच में तकनीक किस तरीके से जुड़ा हुआ है? और जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कई बार हमारे पास ऐसे स्टूडियोज होते हैं जो हर दिशा में ऑडियंस होती है, तो वहां पे लोगों की पोजिशनिंग, डायलॉग डिलीवरी बिना माइक के किस प्रकार होता है? देखिए, रंगमंच ने अलग अलग समय में अपने अपने समाज की अलग अलग रचनात्मक या सृजनात्मकता के हिसाब से और कंटेंट बहुत बड़ी महत्व रखता है के हिसाब से नाटक के स्वरूप गढ़े हैं। आमतौर पर स्टेज 3 तरह के स्थान पर होता है, जिसको प्रोसिनियम बोलते हैं। एक तरफ ऑडियंस है, एक तरफ मंच में अभिनेता, एक थ्रस बोलते हैं, 3 तरफ ऑडियंस है और बीच में अभिनेता। एक एरिना बोलते हैं जिन्होंने कहा चारों तरफ आपने कहा वो तो उस हिसाब से शरीर की शैली बदलनी ही पड़ेगी, एंगल बदलना ही पड़ेगा। आप ही कैमरे में कहते नहीं एंगल ये है तो आपको इस तरह से देना है, क्लोज है तो ये करना है, मिड है तो ये करना है, लॉन्ग है तो ये करना है, तो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। तो जिस प्रकार का स्पेस है उस हिसाब से हमारी वाणी और शरीर की अभिव्यक्ति का तेवर और शैली बदलनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो नाटक तो ऐसा जो अनंत आपको आयाम देता है, अभिनय के स्तर पर ही इतने आयाम दे देता है कि आपको उसमें कोई अनावश्यक तकनीकी इनपुट डालने की आवश्यकता नहीं है। शायद अपने आप पे ही वो काफी है। हाँ, फिर भी आपको किसी स्थान का बैकड्रॉप क्रिएट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। पात्र की कोई वेशभूषा होगी उसको अभिकल्पित करना ही पड़ेगा, और कवर्ड स्टेज में होगा तो आपको प्रकाश की विकल्पना करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस में थॉट और इमोशन को डिजाइन किया जाता है। और स्पेस केवल लंबाई चौड़ाई में नहीं है, वो वर्टिकल भी है, वो एक क्यूब फॉर्म में है, वॉल्यूम त्रिआयामी है। तो उसमें भाव और विचार को मनुष्य शरीर के माध्यम से गतिमान चित्र में बदला जाता है। तो ये बहुत बड़ा व्याकरण है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फलसफा है, कलात्मक फलसफा है। अगर हम इसको इस तरह से समझ के काम कर ले तो हमें इस बात का प्रेशर नहीं आएगा कि फिल्मों में तो ये होने लग गया, टेलीविजन में तो ये होने लग गया, ये प्रेशर आएगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी तनवीर साहब राडा से पढ़े हुए थे, 1952 में भारत आते हैं, सीधे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ आज भी अपने जीवित रहने तक उसी भाषा में काम करते हैं। और मुद्रा राक्षस जैसे बहुत बड़े कैनवास के प्ले को उन्होंने 2 चौकियों पर कर दिया। और विदेश में उनके प्रदर्शन किस तरह से सराहे जाते हैं, क्योंकि वहां का दर्शक जानता है रंग भाषा क्या है, उसकी रचनात्मकता क्या है। आज हम प्रेशर में आकर ऑडियो विजुअल भी डाल देते हैं, सब कुछ डाल, लेकिन वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट से सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज हम दिखाने के लिए कि मंच पर भी कुछ चमत्कार करते हैं, तरह तरह के रंगों के, तरह तरह के एंगल के, इंटेलिजेंट लाइट्स को खामखा प्रक्षेपित करते रहते हैं, जो कथ्य में बाधा बनते हैं, उसके भाव में बाधा बनते हैं, विचार सृजना में बाधा बनते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि नाटक का कंटेंट क्या, विचार क्या, उसके स्वरूप क्या है, शैली क्या है, उस हिसाब से तकनीकी इनपुट दिया जाए या न दिया जाए। बिल्कुल। अंत में जो बात आके रुकती है वो कहानी पे रुकती है कि कहानी किस प्रकार है और कहानी की रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत क्या है, और उसकी जो सटीकता को समझते हैं उसी प्रकार हम अगर उसका इस्तेमाल करें तो हमारी कहानी बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है और बहुत कमजोर भी हो सकती है। और यहीं पे बात आ जाती है कि आज जिस प्रकार हम लोकतांत्रिक समाज में अभिनय को, संगीत को, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको प्ले करने को एक बहुत अच्छी कला के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो ये एक पर्टिकुलर वर्ग से जोड़ा गया था और शायद हर किसी के लिए प्रोफेशन अपनाना इतना आसान नहीं होता था। तो आप किस प्रकार का बदलाव अपने सामने, अपने जीवन में देखती हैं मैम? समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले जैसे कहते हैं कि एक अभिजात्य वर्ग होता था, या तो वो कला संगीत से जुड़ा होता था या एक निचला तबका था जी, जो कहते हैं फोक आर्टिस्ट होते थे, गांव वाले होते थे, ढोलक बजा रहे हैं या एक तारा बजा रहे हैं, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो यूज होते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ ऐसा हो गया है कि बहुत चेंज हो गया और ये वर्ग भेद जो है
कम हो गया है। अब हर समाज के उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और जो हमारी मानव सभ्यता है वो समय के साथ अपने विचारों को देख समझ के ही विकास करती है, और ये विकास हमें किस प्रकार अपने समाज में दिखता है, लोकतंत्र उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस उदाहरण को अपने अंदर जरूर समाइएगा, अपने व्यवहार में रखिएगा, अपने आसपास के लोगों को ये व्यवहार देते रहिएगा। सर, मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इतना अच्छा अभिनय प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे। अपने अंदर के अभिनेता को मरने मत दीजिएगा, उसको हमेशा अलाइव रखिएगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर का अभिनेता आपके साथ है तब तक आपको मंच की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपको कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।